हेलो एवरीवन, निम्बस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के न्यूज़ एनालिसिस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एज यू नो स्टूडेंट्स दैट इस न्यूज़ एनालिसिस में हम हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। दीज करंट अफेयर आर वेरी एसेंशियल इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर पर्सनैलिटी इंटरव्यू। तो उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 1 to 15 दिसंबर में रहे कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट की, हिमाचल प्रदेश की, उनकी एनालिसिस करेंगे, क्या कुछ उनमें कहा गया है और किस तरह से यू कैन यूज दिस करंट इवेंट्स इन योर एग्जामिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कौन कौन से महत्वपूर्ण न्यूज जो है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो न्यूज है, दिस इज द हिमालयन बिजनेस समिट। स्टूडेंट देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, दैट जो आईआईटी मंडी है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक हिमालयन बिजनेस समिट जो है इसको कंडक्ट करवाया गया। क्या कुछ हाइलाइट्स हैं इस समिट के, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और क्या कुछ यहाँ से हम लोगों को जानने को मिलेगा। तो हाइलाइट्स में देखें तो सबसे पहले इसका एम अगर देखा जाए तो इसका एम आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा दैट डेल्विंग इनटू द रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप। फ्रेंड्स इसका बोलने का मतलब ये है दैट हमारा इस समिट को यू कैन से कंडक्ट करवाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप जो है, जो रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, उसकी डेप्थ में हम लोगों को जाना है। और उसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स, दूसरा इन्होंने बोला है दैट जो भी यहाँ पे यू कैन से ऑफरिंग सम स्ट्रेटजीज, यानी कि हमने क्या करना है, कुछ एक स्ट्रेटजीज जो है उनको बनाना है। किसके लिए? फॉर लिवरेजिंग द डिसरप्शंस। ठीक है जी, डिसरप्शंस, लिवरेजिंग द डिसरप्शंस, यानी कि जो भी बाधाएं आ रही हैं उनसे लाभ उठाना है, ताकि जो बिजनेसेस हैं स्टूडेंट्स, उन बिजनेसेस में एक यू कैन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो क्रिएट की जा सके। तो दिस वाज द एम ऑफ द हिमालयन बिजनेस समिट। इसकी थीम की अगर हम बात करें तो थीम इसकी थी टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस अराइजिंग फ्रॉम द डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, दीज आर द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, यानी कि इस समय में अब यही चलेगा जो भी है। लेकिन इनकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ एक डिसरप्शंस भी आ रही है, कुछ एक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डाटा साइंस की ही आप बात कर लीजिए, तो डाटा साइंस में अभी तक की अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसे कोई एडवांस ज्यादा टूल्स नहीं हैं जो बहुत एक ह्यूज बड़े डाटा को जो है वो एनालाइज कर सके, एकदम एनालाइज कर सके। तो ये भी एक समस्या है। वहीं अगर एआई की आप बात करो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, तो हालांकि इसके फायदे तो बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है यहाँ पे यू कैन से मशीन लर्निंग हो गया आपका, है ना। देन उसके साथ साथ जो है यहाँ पे टाइम सेविंग की बात होती है, या फिर उसके साथ साथ जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा जो भी एरर मेकिंग होती है उनको रिड्यूस किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं मैंड। तो चैलेंजेस क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखें तो सबसे पहला इंप्लॉयमेंट पोटेंशियल का, स्किल डेवलपमेंट हम लोगों को चाहिए, स्किल लेबर जो है हम लोगों को चाहिए। तो इस तरह के चैलेंजेस जो हैं ये भी होते हैं। तो इसलिए इसको थीम रखा, नाम ही थीम यही रखा था दैट जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस हैं, जो डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रही हैं, उन सबको हमने क्या करना है, एक तरह से एनालाइज करना है। और उसके साथ साथ फिर हमने जो टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप हो रहा है उसकी डेप्थ में जाना है, और डेप्थ में से फिर कुछ एक स्ट्रेटजीज हमने बाहर निकालनी है, ताकि क्या हो सके, बिजनेसेस में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो क्रिएट की जा सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इस हिमालयन समिट के दौरान ये बोला गया कि स्टडीज ने बोला है जो डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं ये क्या करेंगे, दे विल रिवोल्यूशनाइज द ग्लोबल इंडस्ट्रीज। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है स्टूडेंट्स दैट आने वाले समय में अगर हम ग्लोबल इंडस्ट्रीज की बात करें तो एआई और जो डाटा साइंस है ये क्या करेंगे, दे विल रिवोल्यूशनाइज दिस इंडस्ट्रीज। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो इनकी जो डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो एक इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, उसके साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी है, उसके थ्रू जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स बोला जाता है दैट 13 ट्रिलियन इन द इकोनॉमिक वैल्यू जो है ये 2030 तक ऐड करेंगे। तो ये फ्यूचर है हमारा, ठीक है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। तो इनकी वजह से जो समस्याएं हैं, इनमें इनके जो एडवांटेजेस हैं, प्रोज हैं, कॉन्स हैं, वो सारे के सारे देखने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, एक तरह का ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ताकि
समस्याएं ज्यादा ना हो। देखिए एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है इसकी वजह से। यूथ को एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट वैसे ही इज अ प्रॉब्लम फॉर द इंडिया, ठीक है। तो इसकी वजह से तो वैसे ही पोटेंशियल ऑफ जॉब का जो पोटेंशियल है वो खतरे में है। तो उन सारी चीजों को क्या करना है, हम लोगों ने थोड़ा सा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि इनसे थोड़ा सा यू कैन से फाइट किया जा सके। ओके, तो इसके लिए हिमालयन बिजनेस समिट जो है ये रिसेंटली हुआ था, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और वैसे भी देखो एक चीज मैं अब आपको बता दूं दैट डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये फ्यूचर है। तो आप लोगों को ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जो है वो पता होनी चाहिए, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इनका आइडिया होना चाहिए दैट व्हाट इज द डाटा साइंस, डाटा साइंस क्या है, उसकी वजह से क्या समस्याएं हो रही हैं, क्या उसके बेनिफिट हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इससे यू कैन से किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है या फिर उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए आइए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। दूसरी न्यूज की अगर हम बात करें तो मेडिकल डिवाइस पार्क की यहाँ पे बात हुई है। देखिएगा क्या कुछ हम लोगों को इस न्यूज के थ्रू पता चलता है दैट मेडिकल डिवाइस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो फर्स्ट फेज जो है इस मेडिकल डिवाइस पार्क का ये पूरी तरह से कंप्लीट किया जा चुका है। ये अभी रिसेंटली न्यूज में था दिसंबर वाले महीने में। देखिए पहली तो बात आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मेडिकल डिवाइस पार्क जो है स्टूडेंट्स ये हम लोगों को देखने को मिलता है लखनपुर वाले रीजन में। लखनपुर जो है ये नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे हम लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसका जो फर्स्ट फेज का जो काम है, द फर्स्ट फेज, और काम क्या था एक्चुअली में फर्स्ट फेज का, वर्क टू लेवल द हिली प्लॉट, यानी कि जो हिल प्लॉट था उसको लेवल इन्होंने करना था, वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके साथ साथ जो 40% वर्क है स्टूडेंट्स इस पे प्रोजेक्ट का, द सेकंड फेज हैज आल्सो बीन कंप्लीटेड। तो यस मेडिकल डिवाइस पार्क है ये। यहाँ पे जो मेडिकल इक्विपमेंट है स्टूडेंट्स ये इनकी यू कैन से ये बनाए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। इनकी टेस्टिंग होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 350 करोड़ है। और उसके साथ साथ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है इसमें देखिए द 4 लेबोरेटरीज हैं, रोड्स हैं, साइकिल ट्रैक्स हैं, फुटपाथ हैं, और उसके साथ साथ एक कन्वेंशनल सेंटर जो है और फैक्ट्रीज ये हम लोगों को देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पे 2250 स्क्वायर यू कैन से मीटर प्लॉट में जो है ये प्रोजेक्ट, ये मेडिकल डिवाइस पार्क जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा। और 31 मार्च 2024 तक जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो, ठीक है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो यस आपको आइडिया होना चाहिए दैट मेडिकल डिवाइस पार्क जो है ये कहाँ पे बन रहा है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए जी सेकंड न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और न्यूज में रहा ही है। ये जो पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप हुआ है अभी रिसेंटली बीड़ बिलिंग में हुआ था, उसके बाद अगेन एक पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। देखिए एडवेंचर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इससे पहले जो हमने न्यूज एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं। चाहे आप मंडी की बात करो, चाहे कांगड़ा की, चाहे बिलासपुर की, चाहे आप कुल्लू की बात करो, तो उन सारे एरियाज में उस वीडियो को देखिएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया लगेगा दैट एडवेंचर टूरिज्म की जब बात होती है तो इस एडवेंचर टूरिज्म में पैराग्लाइडिंग एक अपना एक पोटेंशियल रोल जो है वो प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। क्या इंपॉर्टेंट है वहां से, तो यस एडवेंचर टूरिज्म का हिस्सा है स्टूडेंट ये। और एडवेंचर टूरिज्म इज द पोटेंशियल, देखा जाए हिमाचल में तो बहुत सारा पोटेंशियल आपको टूरिज्म का देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ टूरिज्म की अगर हम बात करें तो इट इज अगेन वन ऑफ द बैकबोन ऑफ द हिमाचल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर के बाद टूरिज्म है हमारे पास, ठीक है जी, अतिथि देवो भव। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यस इस देव घाटी की अगर हम बात करें तो इसमें एडवेंचर टूरिज्म में पैराग्लाइडिंग का अपना एक अलग रोल है। तो इसी के चलते हुए यहाँ पे पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप जो था बीड़ बिलिंग के बाद, इट वाज द फर्स्ट टाइम जब बीड़ बिलिंग के बाद कहीं और दूसरे स्थान पे जो है ये पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप जो है कंडक्ट करवाया गया। कहाँ कंडक्ट करवाया गया था, तो आप ध्यान दीजिएगा दैट नरवाना इज द प्लेस नियर द धर्मशाला, वहां पे ये कंडक्ट करवाया गया था। अभी कंप्लीट हो गया है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कहाँ हो रहा है,
और किन किन कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट किया था। आज हम बात करेंगे कि इसमें विनर्स की बात करें तो इंडियन नेशनल कंपटीशन में अक्षय कुमार जो है इन्होंने पहला स्थान, सुशांत ठाकुर जो है दूसरे स्थान पे और योगराज जो है वो तीसरे स्थान पे जो है यहाँ पे आए हैं। और उसके बाद अगर वुमेन कैटेगरी की मैं बात करूं तो यहाँ पे तारानुम जो है इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है, सपना कुमारी जो है ये दूसरे स्थान पे आई है और पॉलिन प्रीच जो है ये थर्ड स्थान जो है इन्होंने हासिल किया है। और अगर ओवरऑल कंपटीशन की बात करें, ओवरऑल चैंपियन की बात करें, अमन थापा जो है ये ओवरऑल चैंपियन इसमें रहे हैं। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं फर्स्ट टाइम है ये दैट बीड बिलिंग्स के बाद अगर कहीं पे ऐसा वर्ल्ड कप हुआ है तो वो है निर्वाणा धर्मशाला के नजदीक। बहुत सारी पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं, बिलासपुर का चाहे बांदला हो गया, चाहे मंडी का स्पेनीधार हो गया, या जो आपके परासर वाले रीजन है, चाहे कुल्लू का पीज हो गया, या फिर चाहे अगर बात करें कांगड़ा की तो बीड बिलिंग हो गया, और उसके साथ साथ निर्माणा एडवेंचर टूरिज्म का हिस्सा है। आपके माइंड में होनी चाहिए ये चीजें, आपको ये भी आइडिया होना चाहिए बीड बिलिंग वाला जो यू कैन से पैराग्लाइडिंग साइट्स है, कब इसको रिकॉग्नाइज किया गया, कब यहाँ पे प्री वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ। अगर वो सब जानना है तो आप मेरी प्रीवियस करंट अफेयर की वीडियोस को जरूर देखिएगा, वहां पे हर एक चीज जो है मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है कंप्लीट की है। आइए फिर बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस टू द फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये न्यूज में रहा है अभी फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट। जैसा कि आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर की ही बात करें स्टूडेंट तो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। चाहे भारत की बात कर लो, चाहे आप एग्रीकल्चर में हिमाचल प्रदेश की बात कर लो, यहाँ की जो 70% जनता है, एक तो 90% जनता रूरल है, ऊपर से उन 90 में भी 70 की अगर आप बात करें तो 70% जनता जो है वो एग्रीकल्चर से एंगेज्ड है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न है वो काफी डाइवर्स सा मिलेगा। छोटे छोटे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, बड़े किसान 0.30% के आसपास ही हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब उस चीज में अगर देखा जाए, एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, दूसरा जो एग्रीकल्चर है हिमाचल प्रदेश का तो 80% जो है स्टूडेंट्स वो सीधा सीधा डिपेंडेबल हो जाता है रेन के ऊपर, मानसून सीजन के ऊपर। क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे ही ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, फ्लक्चुएट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। मानसून कभी पहले आ जाता है, कभी बाद में आ जाता है, समस्याएं हो रही हैं। तो उसके लिए निजात पाने के लिए एक चीज है वो है इरिगेशन। यानी कि हिमाचल प्रदेश में क्या है, देखो यहाँ पे इरिगेशन हो सकता है ट्रेडिशनल वे में ही, हिली एरिया है तो यहाँ पे सिर्फ कुल बनाई जा सकती हैं, कैनाल्स जिन्हें बोलते हैं, छोटी छोटी कैनाल्स जो है वो बनाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है लार्ज नहीं है, मीडियम वाली हमें देखने को मिलेगी और दूसरी स्मॉल कुल्स जो है हम लोगों को देखने को मिलेगी। साहनेर इज द वन एक्सेप्शन जो है, लेकिन उसमें से एक न्यूज में था ये फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो इस इरिगेशन के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए दैट हिमाचल प्रदेश में कितना पोटेंशियल है इरिगेशन का, क्या क्या समस्याएं इरिगेशन की हम लोगों को आ सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। इसलिए आप देखो एक अच्छा आंसर अगर आपको लिखना है तो यू विल हैव अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही ये है दैट आप किसी एक चीज को पकड़ के उसको वेरियस पॉइंट के साथ जोड़ के यहाँ पे लिख दे, वही तो आपकी ब्यूटी होगी आपके आंसर की। तो यहाँ पे फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जो है वो प्रोवाइड कर दी है फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट को, जो कि एक्चुअली में कांगड़ा में है। आइए बात कर लेते हैं इस फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट जो है हैज बीन नेम्ड आफ्टर द श्री फिन्ना सिंह। फिन्ना सिंह के बारे में याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये लोकल रेजिडेंस है नियारी नामक स्थान के। नियारी एक गांव है कांगड़ा में, वहां के ये रेजिडेंस हुआ करते थे, वहां पे ये रहते थे। उनका नाम फिन्ना सिंह जो थे। देखो क्यों इसका नाम जो है इनके नाम पे पड़ा, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट हु इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या बनाना था, एक अर्थन रॉक फिल डैम जो था इन्होंने बनाना था अक्रॉस द चक्की खड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है जी, चक्की खड नियर द विलेज लहरू। लहरू जो है ठीक है ऑन द बॉर्डर ऑफ कांगड़ा एंड चंबा वाला जो रीजन है, ठीक है जी, कांगड़ा और यू कैन से चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है इनके बॉर्डर के ऊपर हमें मिलेगा लहरू एक नामक स्थान। वहां पे चक्की खड के ऊपर जो है इन्होंने एक रॉक फिल डैम बनाना था, वहीं से ये स्टार्ट होगा आपका फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चक्की खड की बात हो रही है, तो एज यू नो स्टूडेंट्स दैट ये ब्यास रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यह चौड़ी खास नामक स्थान है एक चंबा के अंदर, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। देन उसके बाद चक्की नामक स्थान पे एक्चुअली में ब्यास में मिलती है, इसलिए इसका नाम चक्की है। चक्की की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जब्बर रिवर।
उस जब्बर रिवर के किनारे नूरपुर हम लोगों को देखने को मिलेगा। यही वो रिवर है जो पठानकोट और हिमाचल का बॉर्डर जो है वो क्रिएट करती है। उसके साथ साथ अगर बात करें इरिगेशन की, तो यस आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है हमारे यहाँ पे चले हुए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स, तो याद रखना है आपने। जैसे मंडी के बल की ही बात कर लो तो बल में भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है। देन मंडी में सरकाघाट बलद्वाड़ा वाले रीजन की बात कर लीजिए, वहां भी आपको इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। हमीरपुर में बड़सर वाले रीजन में हम लोगों को प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो एक लिस्ट है, उनके बारे में आपको आइडिया जो है थोड़ा सा होना चाहिए। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। नाउ दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पांचवी हमारे पास न्यूज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, दैट स्टेट्स बिगेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मैं सारे पहलुओं पे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले न्यूज की बात करते हैं। देखो रिसेंटली क्या, वैसे भी मैं आपको बता दूं दैट ऊना जो है स्टूडेंट्स, ये इस ईयर जो है, इस साल जो है, यहाँ पे 2-3 इंसिडेंट जो है, 2-3 इवेंट जो है वो बहुत बड़े वाले इवेंट जो है हम लोगों को देखने को मिले हैं। पहला तो वहां पे हो गया इथेनॉल वाला प्लांट, ठीक है जी। इथेनॉल प्लांट जो है ये भी बनाया जा रहा है ऊना वाले रीजन में। और दूसरा ये जो न्यूज है ये भी ऊना से ही रिलेटेड है, दैट स्टेट का बिगेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। न्यूज है दैट रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है स्टेट का, यानी कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे, ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ऊना न्यूज में रहा है, पॉसिबिलिटीज है, जो भी ऊना से इंटरव्यू में जाएगा उससे सवाल पक्का किया जाएगा, तो ऊना के लिए रेडी रहना है थोड़ा सा। वैसे भी मैं आपको बता दूं तो इससे इसके बारे में तो पूछेगा। इथेनॉल प्लांट की बात आ गई, क्या इसके बेनिफिट हैं, फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो उसमें क्या बेनिफिट होगा। अगर आपको ये सब जानना है तो सितंबर मंथ की मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है दैट इथेनॉल प्लांट की एक्चुअली में यू कैन से क्या उसके बेनिफिट हम लोगों को देखने को मिलेंगे, फार्मर्स को क्या बेनिफिट होगा, किस किस एरिया के फार्मर्स को बेनिफिट होगा, एनवायरमेंट से कैसे ये डील करेगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट से डील करेगा, वो सारी चीजें जो है मैंने उसमें कवर की हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी बात करते हैं इसकी। तो देखो प्रोजेक्ट जो है बोला जा रहा है, ये पेखुबेला नामक स्थान है डिस्ट्रिक्ट ऊना में, वहां पे इसको बनाया जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट की हम लोग यहाँ पे कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट जो है 220 करोड़ के लगभग बताई जा रही है, और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाएगा। कैपेसिटी इसकी 32 मेगावाट की होगी, और बोला जाता है जनवरी 2024 तक जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। बेनिफिट क्या है, देखो यहाँ पे एक बेनिफिट मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरकार को जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे 27.71 करोड़ रुपए का जनरेशन जो है, इनकम जो है वो जनरेट हुआ करेगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या, देखिएगा अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है, सरकार ने आते ही डिसाइड कर लिया था कि जब 31 मार्च होगा और साल होगा 2026 का, तो हम लोग क्या कर जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जो है पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेगा। ठीक है जी, भारत का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का दावा हम लोगों ने किया है। अब सरकार जो है इसके लिए अलग अलग कदम उठा रही है। दिस वन इज ऑल्सो यू कैन से द स्टेप टेकन बाय द सरकार। स्टेट हमारे यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है, तो एक तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है ये, यानी कि सरकार का जो एम है, जो टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए भी यह प्रोजेक्ट जो है काम आएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, देखिए इस बार इंटरव्यू में पक्का किसी न किसी एक से ये सवाल जरूर किया जाएगा दैट व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द ग्रीन एनर्जी। इसके लिए सरकार क्या काम कर रही है, ये हम लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक तो ये हो गया दैट सरकार जो है हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट जो है वो बनाने की बात यहाँ पे कर रही है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक स्कीम के साथ जरूर यू कैन से एक स्कीम के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। इस स्कीम का नाम है राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना। ठीक है, इस योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना के अंतर्गत सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें से एक ये है कि जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, इनके लिए लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए,
और जिसमें से 50% का सब्सिडी जो है ये प्रोवाइड करवाएगा। 50% का सब्सिडी जो है प्रोवाइड होगा, चाहे आप ई टैक्सी की बात कर लो, चाहे ट्रक की बात कर लो, चाहे आप ट्रैवलर की बात कर लीजिए, तो उसमें क्या होगा 50% की सब्सिडी जो है ये प्रोवाइड की जाएगी। दिस इज वन ऑफ द स्टेप फॉर द ग्रीन एनर्जी। देन उसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसके लिए बोला है कि 6 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है ये भी बनाए जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है जो एचआरटीसी है हमारा, उसमें से लगभग 1500 बसों को यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा, डीजल बसेस को रिप्लेस किया जाएगा विद द इलेक्ट्रिकल बसेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो राष्ट्रीय ये जो आपका राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना है, दिस इज वन ऑफ द मेजर स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ द ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो हमने अपना टारगेट पूरा करना है, उसके साथ साथ देखिए, उसके साथ साथ सरकार ने एक और स्टेप उठाया है, दैट हमने क्या करना है, पंचायत, यस द ग्रीन पंचायत। ग्रीन पंचायत का कॉन्सेप्ट भी सरकार लेके आई है, और इसमें सरकार ने बोला है कि हम क्या करेंगे, हर एक पंचायत में, या फिर यू कैन से 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने 24 ग्रीन पंचायत जो है वो स्टेब्लिश करनी है, यानी कि हर एक यू कैन से हर डिस्ट्रिक्ट से 2 पंचायत में यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे। इससे देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही होगा, साथ में जो हमारे टारगेट है ग्रीन एनर्जी बनाने के वो भी हमारे पूरे हो जाएंगे। देन उसके बाद देखेंगे तो इथेनॉल प्लांट हो गया, और इथेनॉल प्लांट के बाद जो है दिस इज द स्टेट का बिगेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो हमारा पाखुबेला में बन रहा है। दिस इज अगेन वन ऑफ द स्टेप रिगार्डिंग दिस। तो यस, ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स, ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, चाहे आप HS 2024 की बात कर लीजिए, चाहे इस बार के पर्सनैलिटी इंटरव्यू की बात कर लीजिए, तो इसमें ये चीजें तो आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज जो है यहाँ पे 12 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव अवार्ड 2023, इट्स ई गवर्नेंस स्टूडेंट्स। अगेन रिमेंबर दिस न्यूज, ये आप लोगों के ई गवर्नेंस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगी। ई गवर्नेंस में आप लोगों ने देखा होगा सरकार जो है, ठीक है जी, या फिर जो आप जब आप अपने HS का मेंस का सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में आपको मिलेगा दैट जो यू कैन से इस तरह से ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग जो है हम लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। चाहे आप पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की बात कर लीजिए, चाहे ई गवर्नेंस ई डिस्ट्रिक्ट की बात कर लीजिए, इस तरह की चीजें जो हैं आप लोगों को सिलेबस में मिलेंगी। उसमें अगर आपको कुछ ऐड करना है, अगर ब्यूटीफाई अपने आंसर को करना है, तो यस दिस वन इज द न्यूज ऑल्सो। 12 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव अवार्ड 2023। देखिए रिसेंटली क्या हुआ स्टूडेंट्स, लेह की अगर हम बात करें तो लेह में 12वां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव अवार्ड 2023 हुआ। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया गया था गवर्नमेंट कनेक्ट एंड आईलोग मीडिया के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इसमें देखिए क्या किया गया, इस अवार्ड में रिकॉग्नाइज किया गया द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द गवर्नेंस सेक्टर, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है सीधी सी ई गवर्नेंस की स्टूडेंट्स। तो ई गवर्नेंस के लिए यहाँ पे क्या किया है, जो भी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है टू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द गवर्नेंस सेक्टर, उनको अवार्ड दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश की बात मैं आपको बता दूं तो हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश बैग द 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड, हिमाचल प्रदेश को 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है इस यू कैन से इस कॉन्क्लेव में इस अवार्ड सेरेमनी में जो है वो दिए गए हैं। दिए किस लिए गए हैं, फॉर द स्टेट्स कमिटमेंट टू लिवरेजिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस। सीधी स्टेटमेंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं। अच्छा किस किस को मिले हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 जिसे बोलते हैं, और उसके साथ साथ हिम परिवार प्रोजेक्ट जो है, इन दोनों को ही स्टूडेंट्स क्या हुआ है, इन दोनों को ही यहाँ पे एक अवार्ड जो है मिला है गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज के लिए। ये ई गवर्नेंस का ही हिस्सा है, दोनों के दोनों ई गवर्नेंस का ही हिस्सा है। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए ये जानना दैट व्हाट इज द मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 और उसके साथ साथ हिम परिवार प्रोजेक्ट। आइए बात कर लेते हैं इन दोनों प्रोजेक्ट की। उसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100, तो देखो ये क्या है, देखो ध्यान से समझना है चीजों को, और कुछ नहीं है। इट इज नथिंग बट अ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म, यानी कि हमारी स्टेट का ये एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है।
लोगों को अगर कोई समस्या हो रही है, फॉर एग्जांपल आपके एरिया में माइनिंग हो रहा है, किससे शिकायत करें आप लोग? आपका कोई डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा है, किससे शिकायत करें आप लोग? ठीक है, तो उसको रिड्रेस करने के लिए, यानी कि जो पब्लिक के ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है हमारे स्टेट का, जिसको बोला जाता है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100। देखिए इसकी अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करें तो इट हैज सक्सेसफुली स्ट्रीमलाइंड द प्रोसेस फॉर एड्रेसिंग पब्लिक ग्रीवेंसेस, offering a user-friendly and accessible mechanism for the citizens to address their grievances, which can be filled by a toll-free number, web application और mobile application। सिंपल सी बात उसने यही की कि आपके मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, यार आप ये मान लीजिए दैट आपके गांव में बिजली नहीं आ रही, हर दूसरे दिन कट लग रहा है, हर तीसरे दिन कट लग रहा है, आप उनको कॉल कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, लाइन में समस्या है, ये समस्या है, आप सीधा सीधा सा 1100 के ऊपर कंप्लेंट कर दो, ठीक है जी। तो वहां पे फिर कंप्लेंट के थ्रू जो है उस डिपार्टमेंट में जो भी अथॉरिटी होगी उसको कॉल आएगा, एंड कॉल करने के बाद जो है आपसे पूछा जाएगा फिर आपकी समस्या रिजॉल्व हुई या नहीं। तो ये क्या है, ये पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेस तो करने के लिए ही तो एक प्लेटफॉर्म, ये गवर्नेंस का ही तो हिस्सा है यार। सरकार आपके पास पहुंच जाए, ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? ई गवर्नेंस का मतलब है कि सरकार आपके पास पहुंच जाए, ठीक है जी। अब पहले किस तरह से, पहले आपको भाग दौड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ती है सरकार को ढूंढने के लिए, अब सरकार खुद आपके पास आ रही है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, दिस इज द ई गवर्नेंस, ठीक है। तो उसी के चलते हुए यहाँ पे ये मैकेनिज्म स्टार्ट किया था हम लोगों ने, दैट वाया टोल फ्री नंबर है, वेब एप्लीकेशन है, और उसके साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी यहाँ पे किया जा सकता है। आप परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दैट एग्जामिनर अब आप करंट ओरिएंटेड हो रहा है धीरे धीरे, और उसने होना भी है क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है इसको उसको पता है दैट थ्योरी में अब इतनी चीजें नहीं रही है जितनी प्रैक्टिकलिटी में है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो 6,04,557 कंप्लेंट्स जो हैं इनको डील किया गया है स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म में, जिसमें 90 डिपार्टमेंट की शिकायतें, 90 डिपार्टमेंट्स के लिए 6,04,557 कंप्लेंट्स हुई। उनमें से देखेंगे टोटल 10,000 ऑफिसर्स जो थे उनके खिलाफ हुआ, 5,93,693, 98% ये प्राइस मिलना ही है। 98% कंप्लेंट जो है दे आर सक्सेसफुली डिपोज्ड। उनमें से भी 70% जो है, यानी कि इन टोटल में से जो 70% है दे आर डिस्पोज्ड विद द सिटीजन सेटिस्फेक्शन। ये बहुत अच्छी ब्यूटी मुझे इसकी लगती है। देखिए क्या है, मान लीजिए आपने किसी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की, कंप्लेंट कर कॉल करके बोल दिया उनको कि जी ये हमारे पास यहाँ पे समस्या हो रही है, समस्या का यहाँ पे मान लीजिए समाधान निकाल दिएगा या नहीं निकाल दिएगा, आपको एक रिटर्न कॉल आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपकी समस्या सही हुई या नहीं हुई, आप क्या समझते हैं। यानी कि सिटीजन की सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी इसमें हो जाती है। तो 70% केसेस जो है यहाँ पे सिटीजन सेटिस्फेक्शन के साथ साथ जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यस, दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100। इसके लिए इसको अवार्ड जो है वो मिला है। अब उसके साथ साथ देखेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज द अमंगस्ट द हाईएस्ट इन सच सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल हेल्पलाइन बीइंग यू कैन से रन अक्रॉस बाय द कंट्री। यानी कि पूरे भारत में सबसे अच्छा रिस्पांस है हमारे हिमाचल प्रदेश में। रिड्रेसल की कंप्लेंट की फॉर्म में भी देख लीजिए, चाहे उस कंप्लेंट के रिड्रेसल की फॉर्म में भी आप देख लीजिए, तो 70% जो है यहाँ पे केसेस जो है उनको रिजॉल्व किया जा चुका है। आइए बढ़ते हैं दूसरी न्यूज, दूसरा जो इंपॉर्टेंट यू कैन से जो स्कीम है ई गवर्नेंस के लिए, जिसके लिए हम लोगों को यहाँ पे जो प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया, वो है हिम परिवार प्रोजेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, हिम परिवार प्रोजेक्ट जो है ये भी इट्स अमेजिंग, मैं आपको सही बात बताऊं, इट्स अमेजिंग इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। देखो मैं आपको सीधी सी समस्याएं बता देता हूं, पहले देखो इसको समझते हैं। हिम परिवार प्रोजेक्ट ये एक एंटाइटलमेंट बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि एक पात्रता बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है देखेंगे, which is being developed into an integrated state social registry। ठीक है जी, एक तरह से यू कैन से पूरे राज्य की एक रजिस्ट्री के तौर पे जो है हम लोग इसको बना रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे दैट जो मोबाइल नंबर की होती थी रजिस्ट्री, हर एक का मोबाइल नंबर उसमें होता था, तो उसको देख के हम लोग कॉल कर लेते थे। बस सेम काइंड ऑफ थीम आप समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा ऑनलाइन मोड में हो रहा है।
इसमें देखिए क्या होगा, ये जो हिम परिवार प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स, इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि हिम परिवार आईडी जो है वो मिलेगी। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हिम परिवार प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक हिम परिवार आईडी जो है वो दी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट जो भी पर्सन है, देखो अब ये हिम कार्ड आईडी क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये जो हिम कार्ड आईडी है स्टूडेंट्स, इस हिम कार्ड ये एक टेम्पोरेरी बेस पे है। ऐसा मत समझ लीजिए कि जैसे आधार परमानेंट है वैसे है, नहीं, एक टेम्पोरेरी बेस के ऊपर है ये। इस आईडी का यूज करके जो भी फैमिली है, देखो ये जो आईडी है पूरे राज्य में हर एक फैमिली के हर एक मेंबर को प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके थ्रू जो है वो अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो शो कर सकता है कि मैं किस इंपॉर्टेंट स्कीम के लिए, जो राज्य सरकार या सेंटर सरकार की जो स्कीम है, मैं किस स्कीम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, उसका पता हम लोग लगा सकते हैं। हिम परिवार प्रोजेक्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो इट कंसिस्ट ऑफ द फैमिली रजिस्ट्री, बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम, बेनिफिशियरी रजिस्ट्री, डायरेक्ट बेनिफिट प्लेटफॉर्म और उसके साथ साथ ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। समझाऊंगा कॉम्प्रिहेंसिव वे। हिमाचल प्रदेश, माफ कीजिएगा, हिम परिवार वुड एक्ट एज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन, validation of beneficiary, for the delivery of the various welfare schemes envisaged by the government of हिमाचल प्रदेश। यानी कि ये एक तरह से सिंगल सोर्स ऑफ ट्रस्ट है। किसके लिए? फॉर द आइडेंटिफिकेशन, उसके साथ साथ वैलिडेशन। मान लीजिए सरकार ने कोई स्कीम जो है यहाँ पे स्टार्ट की, स्कीम ए, ठीक है जी। अब इस स्कीम के अंतर्गत यहाँ पे आप देखेंगे कौन इसका बेनिफिशियरी है, कौन इसका बेनिफिशियरी नहीं है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वो वैलिडेशन उसके लिए है या नहीं है, वो सारा का सारा पता आपको इस हिम कार्ड आईडी से पता चल जाएगा। उसके साथ साथ देखेंगे दिस आईडी विल अनेबल द रेजिडेंट्स टू चेक देयर एंटाइटलमेंट, देयर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई फॉर द स्कीम्स। किसी भी स्कीम के लिए, सरकार की जो स्कीम होगी उस स्कीम के लिए जो है उस इंसान की एलिजिबिलिटी है नहीं है, क्या है, किस तरह से, वो सारी चीजें उस स्कीम के लिए अप्लाई करना, वो सब कुछ इसके थ्रू जो है यहाँ पे किया जा सकता है। देन उसके बाद देखिए इसका मेन मकसद है दैट इट इज ग्रेटली सिंप्लीफाई एंड ईज द एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम एंड द सर्विसेज। सरकार की जो स्कीम्स हैं उनकी एक्सेस लेने के लिए, इसको ईज बनाने के लिए इस हिम परिवार प्रोजेक्ट को जो है वो स्टार्ट किया गया है। देखो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास एक हिम कार्ड आईडी है, ठीक है, हिम कार्ड आईडी है, ठीक है। अब इस हिम कार्ड आईडी का यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, मुझे एक साइट को विजिट करना होगा, ठीक है। देखिए दिस इज द गवर्नमेंट की साइट, ये गवर्नमेंट की साइट है himParivar.hp.government.in। इस पे जब हम विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो जो है हमारे पास सामने हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें सिटीजन लॉगिन है, नो योर हिम मर्चेंट आईडी, मेंबर आईडी, चेक यूर एलिजिबिलिटी फॉर द स्कीम्स, सिंगल साइन ऑन सिटीजन लॉगिन के लिए है, ये सीधा सा वहां पे चले जाएंगे, और अर्बन सर्वे, ये सारी चीजें। अब देखो मुझे एक आईडी मिली, ठीक है, XX आईडी मुझे मिली फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहां से देखो पहले तो आप अपनी आईडी यहां से पता कर सकते हैं। इसको पता करने का यहाँ पे सीधा सीधा अपना आधार डालना है, आधार आपका परिवार रजिस्टर से अटैच है, EKYC अगर हुई है तो आपकी आईडी यहाँ पे आ जाएगी, अदरवाइज इस तरह से XX लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो उसको आपने करवाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करूंगा आधार के थ्रू, या फिर यहाँ पे मैं अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लूंगा इस स्कीम की कि क्या मैं किस स्कीम के लिए। देखो जब आप इस पे यू कैसे एलिजिबिलिटी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ना विंडो में साइड में चीजें खुलती हैं, उसमें आप लोगों से पूछा जाता है दैट आप मान लीजिए मेल है, फीमेल है, कौन सी आपकी कैटेगरी है, जैसे OBC है, जर्नल है, कौन सी आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें आपसे पूछेगा और उसके थ्रू जो है वेरियस स्कीम्स आपके लिए वहां पे प्लेटफॉर्म में शो करवा देगा। वहां पे क्लिक करके आप फिर सीधा अप्लाई भी कर सकते हैं, आप पता भी कर सकते हैं कि अच्छा मैं किस स्कीम के लिए एलिजिबल यहाँ पे हूँ। देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हिम प्रोजेक्ट की बात करें, मान लो मुझे अपने लिए पेंशन लगवानी है, ठीक है जी। पहले तो करंट मैकेनिज्म जो है ऑनलाइन पेंशन लगवाने या किसी भी स्कीम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म मैंने भरा,
उस फॉर्म को फिर उसके बाद मैंने प्रिंट लिया, फिर मैं एक सरकारी ऑफिसर के पास गया उसको चेक करवाने के लिए, उसको अप्रूव करवाने के लिए। अप्रूव करने के बाद मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच किए, ठीक है जी। अटैच करने के बाद फिर से मैं जो है उसको यू कैन से सबमिट करवाऊंगा। और मान लीजिए पेंशन के साथ साथ मुझे यहाँ पे सस्ते राशन में भी जाना है, ठीक है जी, सस्ते राशन में भी जाना है, तो क्या होगा, मुझे यहाँ भी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, यहाँ भी मुझे फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, वो सारी की सारी। तो इससे क्या होगा, देखो एक तो टाइम की बर्बादी होगी, और दूसरा जो है यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा ये चीजें जो है। तो सरकार ने क्या किया है, सरकार ने इन सारी चीजों को सही करने के लिए एक हिम परिवार आईडी बना दी है, हर एक फैमिली के मेंबर की और उसके साथ साथ उस फैमिली की। तो जैसे कि जिसमें आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आप देख पाएंगे कि अच्छा मैं इस स्कीम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, वो आपको सीधा आइडिया लग जाएगा। उस स्कीम के बारे में आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, कोई जरूरत नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की, कोई जरूरत नहीं है किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से अप्रूव करवाने की, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास देखो अब लोक मित्र केंद्र भी है हमारे पास, वहां जाइए, वहां पता करिए खुद। अब देखो यूथ तो टेक्नोलॉजी के साथ यूजर फ्रेंडली है ही है, तो वो वहां पे पता लगा सकते हैं। तो ये सारी कहानी है इस हिम परिवार आईडी की, हिम परिवार प्रोजेक्ट की, ताकि जो सरकार की स्कीम्स हैं स्टूडेंट्स, उन स्कीम्स को जो है, देखो एक तो पहली बात वो है कि जिस स्कीम के लिए जो एलिजिबल है वो स्कीम उसको ही मिलनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, टाइम जो है उसका सेव हो, सरकार आपके द्वार आपके पास आ जाए, आपको अब जाने की जरूरत ना पड़े, वो सारी चीजें, इन सभी चीजों के लिए जो है इस हिम परिवार प्रोजेक्ट को जो था वो स्टार्ट किया गया था। और इसीलिए ये जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना जो है 1100 जो हमारा है, और उसके साथ साथ जो हिम परिवार प्रोजेक्ट है, इन दोनों को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है इन दोनों ही न्यूज के ऊपर। आइए फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की बात कर लेते हैं, हिम इरा फूड कार्निवल। ये भी देखिए आप इसको ऐड कर सकते हैं दैट जैसे आपको अभी रिसेंटली यू कैन से क्वेश्चन आया था दैट डेवलपमेंट पैराडिज्म इज द यू कैन से मस्ट बी द रिकॉग्नाइज्ड बाय द डाइवर्सिटी इन द यूनिटी, और उसके साथ साथ जियोग्राफी। इस तरह के जो सवाल जब आते हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट जो है डाइवर्सिटी को देख के डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरह से जियोग्राफी को देख के डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी आप देखे होंगे तो कैसे जो भी हमारे पास डिजास्टर हुआ तो जियोग्राफी को तो देखना ही देखना पड़ेगा, हिमालयन है ही, हिमाचल की बात करें तो ये है ही हिमालयन टेरेंस, हाई हिल्स है, इरोजन की समस्या है, लैंडस्केप की समस्या है यहाँ पे। तो उन सारी चीजों को देख के ही हम लोगों को डेवलपमेंट होनी चाहिए, डाइवर्सिटी को देख के किस तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए। अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है जी, अलग अलग यू कैन से उनके रिचुअल्स हैं, उनका पहनावा अलग है, उनकी वो हर चीज को देखा जा सकता है। तो वैसे ही इसमें से हिम इरा फूड कार्निवल्स भी आता है। रिसेंटली क्या है, जो रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मिनिस्टर है अनिरुद्ध सिंह जी, उन्होंने इनोग्रेट किया है हिम इरा फूड कार्निवल, कहाँ पे, शिमला के अंदर, ठीक है जी, रिज ग्राउंड में शिमला के अंदर। इसके अंतर्गत इन्होंने एक चीज कही है, वो हो जाती है स्टूडेंट्स दैट उन्होंने कहा है कि हिमाचल हट बनाए जाएंगे। अब देखो हट बनाने के पीछे हमने क्या करना है, अपनी जो क्यूजिन्स है यानी कि जो लोकल हमारे धाम है, अब हर जगह का कुछ ना कुछ फेमस है, चाहे मंडी का मदरा ले लीजिए, चाहे फिर आप यू कैन से बिलासपुर की जो धुली दाल है वो ले लीजिए, सबका अपना अपना टेस्ट है, ठीक है। तो इस हिमाचल हट के थ्रू जो है अब हम लोग क्या करेंगे, शिमला में ये बनेगा, शिमला में चाहे टूरिस्ट हो चाहे उसके साथ साथ लोकल्स हो, उन सबको हर एक स्टेट हर एक डिस्ट्रिक्ट का क्यूजिन जो है वहां पे अवेलेबल होगा, हर समय खाने के लिए अवेलेबल होगा। इससे अट्रैक्शन होगी टूरिस्ट की भी, लोकल भी यहाँ पे जाएंगे, ऑब्वियसली जो स्टेट टूरिस्ट है वो भी, लोकल टूरिस्ट भी जाएगा, और फॉरेन के टूरिस्ट भी जो है इस क्यूजिन का आनंद जो है इसमें ले सकते हैं। अब इससे प्रमोट क्या होगा, इससे प्रमोट होगा ऑब्वियसली हमारा टूरिज्म में भी देखें तो हमारी जो क्यूजिन्स हैं, है ना, हमारा जो कल्चरल टूरिज्म है उसके ऊपर जो है ये फोकस किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें जब आप ऐड करेंगे अपने आंसर में तो आंसर ब्यूटीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कि क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। तो हिमाचल हट जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो दिस न्यूज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है बेटी है अनमोल। देखो स्टूडेंट्स, यस रिसेंटली न्यूज में था, आपसे पूछा है
आपसे इस बार क्वेश्चन में आया था बेटी है अनमोल न्यूज के बारे में। देखो क्या है, एक केस स्टडी हुई थी, उस केस स्टडी में करसोग एरिया के ऊपर ये केस स्टडी की गई थी और वहां पे ये बताया गया था कि दैट करसोग एरिया में किस तरह से बेटी है अनमोल स्कीम के थ्रू जो है लोगों को बेनिफिट मिल रहे हैं। उसी के अंतर्गत चलते हुए आपसे फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया था। मैं आपको अभी बोल रहा हूं, अगर आपको अपने आंसर्स को ब्यूटीफाई करना है, अच्छा आंसर लिखना है, तो करंट अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। आप इस तरह की चीजें जब ऐड करेंगे, अब जैसे डेवलपमेंट की बात करें जियोग्राफी के थ्रू, तो अभी अभी देखिएगा तो लैंड स्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप जो था वो लॉन्च किया गया था, उसके थ्रू आप बता सकते थे दैट हिमाचल में किस तरह की समस्याएं हैं। तो इस तरह से हमें फिर डेवलपमेंट करनी चाहिए। देखो जितना आप एनालिटिकल हो जाएंगे अभी, क्योंकि अब स्टेट एग्जाम भी एनालिटिकल हो रहे हैं, अब वो समय चला गया जब हम बात कर रहे थे कि सीधा सीधा सा आता है क्वेश्चन, नहीं। अगर आपको इसमें सच में compete करना है तो यू विल हैव टू डेवलप दिस एनालिटिकल अप्रोच। बेटी है अनमोल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए दैट इस स्कीम की बात करें तो 5 जुलाई 2010 को ये स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा। एंड दिस स्कीम इज द वेलफेयर स्कीम टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द गर्ल चिल्ड्रन ऑफ बीपीएल फैमिलीज। सबसे पहली बात, लेकिन सिर्फ 2 लड़कियों के लिए, ठीक है, बट ओनली अप टू 2 गर्ल्स इन अ फैमिली। अब किसी की गलती से 3 हो गई हैं तब नहीं, 2 लड़कियां होनी चाहिए, ठीक है, उनके लिए जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें 21,000 रुपए की सरकार जो है वो एफडी करवाती है बैंक में, ठीक है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जो है ये एफडी करवाई जाती है 21,000 रुपए की, ताकि द मोटिव जो है द गर्ल को सेल्फ रेजिलियंट बनाना है फॉर नेसेसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड एजुकेशन। इस स्कीम के अंतर्गत जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे 450 से लेके 5,000 पर सालाना जो है ये स्कॉलरशिप भी दिया जाता है क्लास 1 से लेके ग्रेजुएशन तक, उसके किताबों के लिए, ड्रेसेस के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वेरी इसलिए करता है क्योंकि आप देखेंगे तो जब क्लास 1 2 3 4 की बात आएगी तो स्टार्टिंग में आपको इतने पैसे मिलेंगे, फिर जैसे ही एजुकेशन आगे बढ़ेगा, +2 हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, उस संदर्भ में जो है 5,000 रुपए तक का जो है वो राशि दी जाती है सरकार के द्वारा। बेटी है अनमोल करसोग वाले रीजन में ये केस स्टडी आया था, तो कुछ करसोग वाले रीजन में बहुत सारे परिवार जो हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम की तरफ। आइए देख लेते हैं कुछ एक पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो क्या है स्टूडेंट्स इसके ऑब्जेक्टिव, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी की जो सोच है हमारी, है ना, पुरुष प्रधान सोच है, वो न जाने कब चेंज होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है। The change the negative narrative of the family or community respect to the girl child birth। पहला तो ठीक है जी, यानी कि जो समाज में एक भ्रांति सी पैदा हुई है, वो जो प्रॉब्लम है इस समाज में, दैट लड़कियां जो है वो एक तरह से बोझ होती हैं, पहले तो उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे खत्म करना है। उसके साथ साथ जो चाइल्ड मैरिज है, लड़कियों का जो गर्ल चाइल्ड मैरिज है उसको स्टॉप करना है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। देन उसके साथ साथ एडमिशन टू द स्कूल्स एंड कंटिन्यू टू स्टडी टू द गर्ल। बिल्कुल यार, देखो स्टाइफन दिया जा रहा है बच्चियों को, बेटियों को, तो ये बहुत अच्छी बात है ताकि वो लड़कियां स्टडी कर पाए। देखो एजुकेटेड इंसान जो, हालांकि ऐसा नहीं है, गलत तो वो भी होते ही हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एजुकेशन जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं यू कैन से सेल्फ इंडिपेंडेंट बना देता है ना। एक रोजगार, अच्छा सा रोजगार हो गया तो आप अपने पाँव के ऊपर खड़े होने जिसे बोलते हैं वैसा कुछ हो सकता है। असिस्टेंस टू द गर्ल फॉर टेकिंग अप इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी, वहां पे प्रोवाइड करवाना। एम्पावरिंग द गर्ल एंड मेकिंग देम सेल्फ रेजिलियंस। Financial support to the girl of the Himachal Pradesh, then girls can study through scholarship that provide dress and books। ये सारे के सारी चीजें जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स उस लड़की के प्रति, उस लड़की की माँ के प्रति जो भी नेगेटिव कोनोटेशन है, जो भी नेगेटिव थिंकिंग है समाज की, उस थिंकिंग को, उस सोच को बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो है मेन ऑब्जेक्टिव। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो कैंडिडेट मस्ट बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। देखो आपको ये क्वेश्चन आया भी था और एग्जाम में, बेटी है अनमोल, तो बेटी है अनमोल के बारे में आपसे पूछा था। तो जिस तरह की इसकी तरह की स्कीम, देखो यार 2 चीजें हैं, एक तो आपको इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू पता चल जाएंगी, दूसरा करंट अफेयर्स के थ्रू पता चल जाएंगी। जब आप चीज को करंट अफेयर के थ्रू पढ़ेंगे तो उसमें आपको केस स्टडीज भी मिलेगी। केस स्टडीज में मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए कोई स्कीम स्टार्ट की है, तो न्यूज में क्या होगा, उस एग्रीकल्चर की उस स्कीम के थ्रू जो है हम लोग, अब जैसे मान लीजिए
सरकार ने एक न्यू स्कीम स्टार्ट की है फेंसिंग के लिए, है ना, जिसमें 80% सब्सिडी दी जाती है, इलेक्ट्रिकल जो सोलर फेंसिंग होती है उसके थ्रू केस स्टडी कैसे नूरपुर के किसान जो है उससे बेनिफिट ले रहे हैं, तो यू विल हैव एन आइडिया दैट थिंग्स। ओके, तो परमानेंट तो दो तरीके हैं, एक तो इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ लो, दूसरा न्यूज से पढ़ लो। न्यूज से पढ़ेंगे दो चीजें एक्स्ट्रा जानोगे, परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का, बीपीएल फैमिली का होना चाहिए, फ्रॉम ईच बीपीएल फैमिली ओनली 2 गर्ल चिल्ड्रन आर एलिजिबल। पहली बात, all BPL girls who are born after July 5, 2010 can get the benefit of studying till class 12, यानी कि 2010 के बाद जिसका जन्म हुआ है वो 12वीं क्लास तक उसको बेनिफिट मिलेगा। The beneficiary girl should not get married before completing 18 साल, यानी कि 18 साल से पहले उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। The girl who was born after 5 July 2010 will get benefit from this scheme, यानी कि ये वही बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो दो तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हिमाचल प्रदेश के होने चाहिए, बीपीएल होने चाहिए, और दो ही बच्चियों को जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द बेटी है अनमोल स्कीम स्टूडेंट्स। ओके, सो यस, दीज वर सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है, आपके इंटरव्यू के लिए भी जरूरी है। ऐसे ही न्यूज के साथ हम फिर से मुलाकात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, थैंक्स अगेन।